गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी मंजरी से पाठ 17 अमरकंटक से डिंडोरी पाठ को पढ़ते हुए इसका आपको संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और समझें। प्रस्तुत यात्रा ब्रज से नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ उसके तट के जनजीवन की अंतरंग झलक भी मिलती है। मतलब जो इस पाठ में बताया गया है, नर्मदा नदी, क्या नर्मदा नदी के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है लेखक अमृतलाल बेगड़ ने। उन्होंने नर्मदा नदी की सुंदरता के बारे में बताया और उसके तट जो हैं उसके जनजीवन की सुंदरता की झलक को उनने इस पाठ में बखूबी से प्रस्तुत किया है। अब आप देखें, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ से के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ ध्वल, उज्ज्वल और कोमल होती है। अब इसमें लेखक जो है अमृतलाल बेगड़ जी बताते हैं कि नर्मदा नदी जो है उसकी सुंदरता के साथ साथ इसके जो तट हैं, इस नदी के जो तट हैं, वहाँ का जनजीवन की जो झलक इस लेसन में यानी इस पार्ट में वर्णित की गई है। यात्रा नर्मदा के किनारे से स्टार्ट हुई है। मतलब जो यात्रा है नर्मदा नदी के किनारे से प्रारंभ हुई है और इसमें इसका वर्णन किया गया है। अमरकंटक से, अमरकंटक जो स्थान है वहाँ से क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी कि नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है। कोई बड़ा पहाड़ वहाँ पर नहीं है, मतलब उस स्थान पर क्या है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। और पहाड़ ना होने के कारण लेखक जाते समय इस पगडंडी, पगडंडी होता है एक छोटा सा सकरा रास्ता, कच्चा रास्ता, मतलब पगडंडी से केवल 2 घंटे में ही चढ़ गए। मतलब जो वहाँ पर चढ़ना था, जो चढ़ाई थी उस नदी की उधर की, तो वो कितने समय में उस छोटे से कच्चे रास्ते से चलकर वो केवल 2 घंटे में ही वहाँ बढ़ गए थे। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी यह उद्गम की ओर चलते हैं। आज से संगम की ओर चलेंगे। मतलब लेखक बता रहा है कि यहीं से उनकी यात्रा जो होती है प्रारंभ होती है और नर्मदा के उत्तर तट, किस स्थान पर, उत्तर तट से वे दक्षिण तट की ओर आ गए, जहाँ से उन्हीं का जो उद्गम यानी जो निकली है नदी वहाँ से की ओर चलते हैं। आज से संगम की ओर चलेंगे। संगम किसे कहते हैं, जहाँ पर 2 नदियों या 3 नदियों का मिलाप होता है उसको हम संगम कहते हैं। कोई 2 घंटे में कपिल धारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्बा वासी वहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडोरी से निकल जाते हैं। लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिल धारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक का भी पता नहीं चलता। बहुत चिरोरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार ना हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन में सांप बिच्छू नदी के किनारे आते जाते, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में, चाहे वो जो भी हो जाए। अब लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि 2 घंटे में कहाँ तक पहुँच गए वे, कपिल धारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मा वासी, यानी परकम्मा ने चक्कर लगाना, वहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए कहाँ निकल गए, डिंडोरी की ओर। लेकिन वहाँ नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। जो नर्मदा नदी थी उसके किनारे किनारे पर ही जाना था। और कपिल धारा के सामने ही गहरी घाटी को देखकर क्या हुआ, वहाँ पर ठिठक कर रुक गए।
वहाँ से क्या है, कोई आता जाता नहीं था। और पगडंडी यानी सकरा जो रास्ता था, उस रास्ते की चुटिया, चुटिया मतलब किनारा भी वहाँ दिखाई नहीं देता था। और लोगों ने क्या किया, उनको डरा दिया कि ये गर्मी के दिन है, वहाँ पर अधिक सांप बिच्छू होंगे, नदी के किनारे घाटी से चाहे जैसे जाओ। नर्मदा के संग संग इसी घाटी के चाहे जो भी हो जाए, वहाँ पर क्या है, जाना खतरे से खाली नहीं है। अब वहाँ पर जो जैसे ही निकल कर पहुँचते हैं तो क्या होता है कि प्रताप के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी से शायद यहाँ की ठंडक भाती है। दूध धारा से भी नीचे उतरे, चट्टानों पर धीरे धीरे आगे बढ़े। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता है कि वहाँ कहाँ से चढ़े, गिरते पड़ते उतरते चढ़ते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ जाते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में अचानक अनावश्यक विलम्ब करना नहीं चाहते थे। क्या था कि जब वो चढ़ रहे थे वहाँ पर नर्मदा जाने के लिए, तो लेखक किनारे किनारे बिना पगडंडी के नीचे उतरे। और तीसरे पहर क्या हुआ, तीसरे पहर तक वो वहाँ घाटी क्या हुआ, चढ़ते चढ़ते चौड़ी हो गई। और क्या हुआ, वहाँ पर मैदान आ गया। और जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी का नाम मेकल सुता भी कहा जाता है। मतलब नर्मदा नदी को उस स्थान पर मेकल सुता भी बोलते हैं लोग, क्योंकि जो अमरकंटक के नाम से है। और वहाँ अमरकंटक का नाम भी क्या है, मेकल है। क्या है, मेकल है। पगडंडी मिल जाने के कारण वो शाम तक, मतलब शाम होते होते पकरी सीढ़ो पहुंच गए। पकरी सीढ़ो क्या है, वहाँ पर एक स्थान का नाम है। दूसरे दिन पद यात्रा करते हुए, पद यात्रा मतलब पैदल चलते हुए चलते किरंगी, किस स्थान पर, किरंगी गांव जो था वहाँ पर आ गए। वहाँ पर क्या होता है, एक ग्रामीण यानी गांव वाले के घर में वो क्या करते हैं, लेखक ठहर जाते हैं। और वहाँ पर जब वो ठहरते हैं उस ग्रामीण के घर में, तो वहाँ पर क्या चल रहा था, अखंड कीर्तन। अखंड कीर्तन जो यानी धार्मिक कर्म चल रहे थे वहाँ पर। और आम का पेड़ के विवाह में शामिल हुए। मतलब हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं वहाँ पर, उसमें क्या होता है कि आम के पेड़ से विवाह करा दिया है या पीपल के पेड़ से, इस तरह पे वहाँ पर कुछ रीति रिवाज हो रहे थे। वहाँ पर उस विवाह में वो शामिल हो गए। गार गार का भट्टा, गार का भट्टा में भी गोपी कोटबार के घर रहे। कहाँ पर, गार का भट्टा जो एक गांव था वहाँ पर वे गोपी कोटबार के घर में भी रहे। यहाँ पर शादी में जो था, दूल्हा और दुल्हन के पैर पूजे जा रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा हिंदू रीति रिवाज में जब विवाह होता है तो दूल्हा और दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं। पूजा मतलब उनको कुछ गिफ्ट या उपहार देते हैं। तो यही परंपरा से वहाँ पर जो शादी हो रही थी तो दूल्हा और दुल्हन के क्या हो रहे थे, पैर पूजे जा रहे थे, जिसको हम बुंदेलखंडी या सीधी भाषा में पाँव पखराई भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ से आगे चलते चलते वहाँ पर क्या, एक नर्मदा का एक प्रपात कोंडी घुंघरा मिला। क्या है वहाँ पर प्रपात, माने जो नर्मदा नदी थी वहाँ पर प्रपात कोठी घुंघरा, इस जिसका नाम, जिस प्रपात का क्या नाम था, कोठी घुंघरा, वहाँ पे उनके लिए मिला। अब वो आगे की ओर बढ़े। अगला पड़ाव उनका था बंजर टोली। चलते चलते वो आगे बढ़ गए, वहाँ पर वो बंजर टोली पे पहुँच गए। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से, आपके अमरकंटक से निकलती हुई सिवनी संगम पर भी निकली है। तो सिवनी संगम पर नर्मदा जो होती है वहाँ आकर नदी मिल जाती है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। जब वो वहाँ पर लेखक यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा, तो उस दिन क्या था, बैसाखी पूर्णिमा भी जब वो पड़ी तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। वहाँ पर लेखक को क्या मिला, बहुत सारी बारातें देखने को भी मिली। मैदान में पगडंडी की
परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे चलना आसान था। मतलब वहाँ पर जब वो चल रहे थे तो नर्मदा के किनारे किनारे चलना उनको कैसा लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था। हैं, और पत्थर कुचा, मतलब पत्थर कुचा भी एक स्थान है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या हो गई, लेखक को रास्ते में वर्षा, मतलब चल रहे थे तो उनको वर्षा भी मिली, यानी वर्षा होने लगी, लड़की वर्षा नहीं, बारिश, यानी वर्षा हो गई, बारिश होने लगी। और कीचड़ होने के कारण, जैसी बारिश हुई तो वहाँ पे कीचड़ होने के कारण रात में उनको वहाँ पे रुकना पड़ा। दूसरे दिन लिखना गांव पहुँचे। कौन से गांव पहुँचे वो, लिखना गांव। वहाँ पर पहुँचते ही एक वृद्धा यानी बूढ़ा ने भोजन पानी की उनकी व्यवस्था की, उनकी सेवा की, मतलब उनको भोजन और पानी के लिए मतलब उनके लिए तैयार किया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया, कहने का तात्पर्य। अगला पड़ाव, मतलब अब जब वो आगे बढ़े तो अगला पड़ाव उनका क्या था, मझिया खार। कौन सा गांव था, मझिया खार। और इसके बाद गोमती संगम और लक्ष्मण मंडवा दोपहर होने पर डिंडोरी तक पहुंच गए, जो कि एक बड़ा कस्बा था। डिंडोरी क्या, एक बड़ा कस्बा था जहां नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम चलता रहता था। यानी नर्मदा नदी को पार करने के लिए वहाँ का क्रम, यानी लगातार वहाँ पे लोग आते जाते रहते थे। लोग नर्मदा मैया की जय जयकार बोलते, मतलब जो नर्मदा नदी है उसके क्या कर रहे थे, जय जयकार बोल रहे थे। और सावधानी पूर्वक, यानी तेज प्रवाह, यानी तेज बहती हुई जो धारा थी उस मुख्य धारा को क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे। यह दृश्य बहुत ही रोमांचकारी होता है। मतलब जैसे नदी बह रही हो, उस धारा में से कोई व्यक्ति उसको पार करके जाए तो ये देखना बड़ा ही रोमांचकारी अच्छा लग रहा था लेखक को। 3 दिन तक वह मगन रहकर 3 दिन तक सिकाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यवस्था सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है। तोते में मन लगाया। एक दिन गोरखपुर का बाजार करने आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल से दूर दूर छाया के लिए पेड़ नहीं। सामने एक गांव दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। रास्ते भटक जाने पर कोई भय नहीं था। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे चलते गए। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाटने में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी के केवल मिट्टी से होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले घाट पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव की शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर बाद वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना भर मुश्किल हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया है कि जब वो चले थे तो रास्ते में बारिश हो गई थी, बारिश के कारण बहुत कीचड़ हो गई थी कि उस रास्ते पर चलना भी बहुत लेखक के लिए मुश्किल लग रहा था। और जो नदी थी वहाँ पर कपड़े धोने के लिए एक भी पत्थर नहीं था। जैसे आपने सुना होगा नदी के किनारे घाट बने रहते हैं, घाटों पर पत्थर रहते हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो उस नदी के किनारे वहाँ पर एक पत्थर भी नहीं था। अब उसके बाद में लेखक जो थे जो वहाँ से तेज प्रभाव धारा बह रही थी उसको देखकर बड़ा उनको रोमांचकारी लग रहा था, अच्छा लग रहा था हैं। और वो सावधानी से उस मुख्य धारा को पार होते हैं, यानी उसको पार कर लेते हैं। यह दृश्य कैसा था उनके लिए, बहुत ही सुंदर अच्छा प्रतीत हो रहा था देखने में, उनके लिए बड़ा ही मनोहर लग रहा था। 3 दिन तक फिर वे उस मतलब उस यात्रा में मगन रहकर अमरकंटक से कहाँ तक पहुँचते हैं, डिंडोरी तक पहुँचते हैं। डिंडोरी तक पहुँचने के लिए आसान यात्रा पूरी की, मतलब वो उस यात्रा को भी क्या कह रहे हैं, आसान, उस यात्रा को उनने पूरा कर लिया। इसमें आए दिन क्या है,
पहाड़ का एक दिन का जंगल और कुछ दिनों तक सकरे मैदान पर भ्रमण शामिल था। मतलब जो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको सकरा रास्ता था, सकरे रास्ते में उनके लिए वहाँ तक पहुँचना कैसा लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था। आधे दिन तक पहाड़ के, एक दिन जंगल, फिर कुछ दिनों तक सकरा मैदान, नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्या कर मानने चली। इस प्रकार से लेखक की यात्रा कैसी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है।